तो बिहेवियर ऑफ एसी इन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सर्किट, बिहेवियर ऑफ एसी इन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एक होगा रेजिस्टेंस, एक होगा कैपेसिटेंस और दोनों जुड़े होंगे सीरीज में। इस तरीके से ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारा कैपेसिटेंस कैपेसिटर, और ये है हमारा सोर्स एसी का सोर्स, और इस तरीके से हमने सर्किट को बनाया है। और ये है हमारी एसी वोल्टेज की सप्लाई, और एसी की जो वैल्यू है वो E नॉट साइन ओमेगा टी। ये है रिलेशन अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। ये है रेजिस्टेंस R, ये है, बल्कि हम बनाते हैं, थोड़ा सा यूज करेंगे स्पेस का, और ये है कैपेसिटेंस C। ठीक है, और बिहेवियर में आपको पता ही हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग फेज रिलेशन पढ़ते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में, और हम लोग एक इम्पीडेंस की भी बात करते हैं। तो ये दो बातें हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब बिहेवियर पढ़ने के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी चीज को हम यहाँ रिपीट करेंगे। रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस के अंदर बेसिकली करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज रिलेशन होती है, क्या दोनों एक साथ इंक्रीज डिक्रीज करते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं। तो हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज साथ साथ रहते हैं। अगर ये हमारा करंट है, ये है हमारी वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। और कैपेसिटेंस के केस में, कैपेसिटेंस के केस में हमने देखा था करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। तो अगर हमारा करंट इस तरीके से है, अगर ये हमारा कैपेसिटर में करंट है, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होगी। ये हुई वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। बात में आ गई। अब इन दोनों फिगर को यूज करके हम कंबाइंड आरसी बिहेवियर पढ़ेंगे। तो अगर हम कंबाइंड आरसी बिहेवियर पढ़ना चाहते हैं तो दोनों फिगर को कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन करेंगे? ऐसे, करंट और करंट साथ साथ हैं, इसकी वोल्टेज इधर है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। इस तरीके से हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। इनको दो वेक्टर अज्यूम करके इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है? तो ये है एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी मैक्सिमम वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि हमारी करंट, हमारी वोल्टेज ऑल्टरनेट करती है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी, जीरो वैल्यू भी होगी, और अलग अलग वैल्यूज होंगी, लेकिन हमें लेनी है मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड लेना है। और यहां पर हम लेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो होगी रिजल्टेंट वोल्टेज, दोनों की कंबाइंड वोल्टेज, और उसी से हमें मिलेगा बिहेवियर और इनका नया इम्पीडेंस। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट लेना चाहते हैं तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एक पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम। और जब, जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट बताता है, तो ये होगा रिजल्टेंट, इसे कहेंगे रिजल्टेंट ईएमएफ। इसको V से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है, और ये है अब नया फेज डिफरेंस। अब हमारी वोल्टेज, क्योंकि करंट हमारा इसके अलॉन्ग था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, तो हमारी वोल्टेज 5 डिग्री पीछे है। पहले कितनी थी? पहले 90 डिग्री पीछे थी, लेकिन दोनों को इकट्ठा करने पर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को कंबाइन करने पर हमारी वोल्टेज अब 5 डिग्री पीछे रह गई, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम लोग इम्पीडेंस रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है वो होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस,
आई आर, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा आई नॉट एक्स सी, है ना। तो इसको यूज करके भी हम इस ट्राइंगल में बदल सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग जस्ट सिंपली आर लिखेंगे और इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे एक्सी, और फिर से वही फेज रिलेशन, ये एंगल फाई। तो एंगल निकालना चाहेंगे तो एंगल क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एक्सी, बेस मतलब आर, सो दैट इज एक्सी अपॉन आर। ये होगा हमारा फेज रिलेशन करंट और वोल्टेज के बीच में। क्लियर हुई बात? अच्छा, और ये जो लाइन है, जैसे यहां पर ये वोल्टेज शो करती थी, यहां पर ये जो डायगोनल है ये इम्पीडेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस शो करेगा। सो इसकी वैल्यू होगी Z इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे ना, है ना, लेंथ्स के लिए। यहां पर हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस, इसे कहेंगे इम्पीडेंस। ठीक है, अगर हमारे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जुड़े होंगे तो टोटल इम्पीडेंस, बल्कि टोटल रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इम्पीडेंस Z, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो दोनों बातें क्लियर हुई। फेज रिलेशन हमने देख लिया, कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, 5 डिग्री आगे है, और इम्पीडेंस क्या है, Z। बात क्लियर हुई? बस ये दो बातें हमने पढ़नी है। आरसी सर्किट की बात करी। अब हम लोग तीनों इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर को इकट्ठा कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे क्या मजा आता है। तो बिहेवियर ऑफ एसी इन LCR। सो इसी फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम LCR में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग अब लिखेंगे यहां पर इन इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों के तीनों एक साथ हमने कनेक्ट करे हैं। ये है हमारा इंडक्टर जो कि एक सोलेनॉइड ही होता है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, तीनों एक साथ हमने कनेक्ट करे हैं किसी ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ, ऐसे। और जैसे हमने पहले किया था, ईएमएफ की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा t है। ठीक है, ये है हमारा इंडक्टर, ये है रेजिस्टेंस, ये है कैपेसिटर। ठीक है, अब हमें पूरा मैथमेटिकली करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ग्राफ से ही हम इनकी सारी स्टडी कर लेंगे और हमें पता होना चाहिए कौन कहाँ है, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। तो इंडक्टर के अंदर हमारा वोल्टेज लीड करता है। सो वोल्टेज की लाइन इधर और करंट की लाइन इधर, करंट 90 डिग्री पीछे रहता है इंडक्टर में। रेजिस्टेंस के अंदर दोनों साथ साथ, कौन कौन, हमारा करंट और हमारी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दोनों साथ साथ हैं। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे, वोल्टेज होगी यहां पर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और करंट होगा आगे। एक चीज देख रहे हो, तीनों का करंट एक्स एक्सिस की तरफ है, इस तरफ है, वोल्टेज ही आगे पीछे हो रही है। यहां पर वोल्टेज 90 डिग्री आगे, यहां पर साथ साथ, यहां पर पीछे। ठीक है, अब हम तीनों ग्राफ्स को एक साथ कंबाइन करके बिहेवियर निकालेंगे, फेज रिलेशन निकालेंगे और इम्पीडेंस भी निकालेंगे। तो तीनों को अगर हम एक साथ ड्रॉ करें तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, करंट सबका साथ साथ है, वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे तो ये हुई वोल्टेज हमारी इंडक्टर की, और क्योंकि हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, मैक्सिमम वोल्टेज ले रहे हैं, इसे हमने V0L लिखा है, और यहां पर है वोल्टेज रेजिस्टेंस का, और ये वाली वोल्टेज है कैपेसिटर की वोल्टेज नीचे की तरफ। ठीक है, अगर हम इनको तीन वेक्टर्स मानते हैं और अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं
तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इनका रिजल्टेंट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा रेजिस्टेंस की वोल्टेज तो वहीं पड़ी रहेगी। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर हमारी इंडक्टर की वोल्टेज बड़ी है, मान लो हमारी इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से बड़ी है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का डिफरेंस जो है ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे इसको लिखेंगे V0L माइनस V0C, है ना, और ये हमारा V0R अपनी जगह पर ही रहेगा। अब इन दोनों वोल्टेज का रिजल्ट निकालना है, जैसे हमने पहले किया था। कैसे किया था, इसको यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हम इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करके डायगोनल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे V0L माइनस V0C। तो अगर इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो जो डायगोनल होगा वही तो रिजल्टेंट वोल्टेज देगा, तो ये आएगी रिजल्टेंट वोल्टेज और ये होगा फेज डिफरेंस। तो पहले फेज निकाल लेते हैं। सो tan phi क्या होगा, tan phi होगा दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो इसके इक्वल है, सो दैट इज V0L माइनस V0C अपॉन V0R, है कि नहीं। या फिर अगर हम इनको इम्पीडेंस के फॉर्म में, रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ट्राइंगल को इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। इस वाली ट्राइंगल को थोड़ा सा इसकी जगह बना देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसका काम पूरा हो गया है। तो हम लोग ट्राइंगल को दोबारा बनाते हैं इस तरीके से, और क्योंकि हमारी VOL है I0, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगी, करंट इंटू रिएक्टेंस XL, और V0 कैपेसिटर की क्या होगी I0 XC, और V0R वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा I0R, है कि नहीं। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमारी है V0L जो कि यहाँ थी V0L माइनस V0C। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे XL माइनस XC, I0 तो कॉमन है, I0 को हटा देते हैं और इधर बनेगा सिंपली R, और हमारी जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वो 5 डिग्री एंगल पर होगी। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को, tan phi इज इक्वल टू V0L की जगह XL, V0C की जगह XC, V0R की जगह R, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल बन गई ना, ये जो ट्राइंगल हमें मिली है इसको कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, इसे इम्पीडेंस ट्राइंगल कहेंगे। इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट इसको Z से डिनोट करेंगे। तो Z क्या होगा, Z होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, ये है R के इक्वल और ये है XL माइनस XC के इक्वल। तो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, नेट इम्पीडेंस दोनों चीज आ गई, फेज रिलेशन आ गई करंट और वोल्टेज के बीच में। इस तरीके से लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा काम का तरीका है, ये ज़्यादा यूज होने वाला तरीका है। और हमारा जो टोटल रिएक्टेंस है, टोटल इम्पीडेंस है, वो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर हुई बात। तो अगर हमारा फेज डिफरेंस फाई है तो हम फाई लिखेंगे ऐसे, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, और अगर हमारी EMF की इक्वेशन हमने पहले लिख दिया ना, EMF की इक्वेशन E0 sin ओमेगा t, तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, तो लिखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस EMF था हमारा, इंस्टेंटेनियस EMF यानी कि जो वोल्टेज हमने लगाई थी ना, जो वोल्टेज हमने AC सर्किट को लगाई थी, क्या लगाई थी हमने, ये लगाया ना E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। तो करंट क्या होगा, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। सो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा,
इंस्टेंटेनियस करंट होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, क्या करंट और वोल्टेज साथ साथ रहेंगे? नहीं ना, फेज डिफरेंस आ गया ना, आ गया, कितना? फाई का। और वोल्टेज आगे थी या पीछे थी? आगे थी, देखो वोल्टेज आगे थी, तो हम क्या लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस वोल्टेज आगे थी तो माइनस फाई। ये होगा फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट का, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। क्लियर हुई बात? तो हम लोगों ने क्या क्या किया? हम लोगों ने फेज रिलेशन निकाली, टोटल इंपेडेंस भी निकाला, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू भी निकाली और इंस्टेंटेनियस करंट भी निकाला। क्लियर हुई बात? लेकिन एलसीआर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर जब सीरीज में जुड़े होंगे तो एक स्पेशल सिचुएशन आती है, और वो क्या है? वो ये है कि जब इस फॉर्मूले में एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा तब कुछ और ही सिचुएशन दिखेगी, तब हमारे सर्किट के अंदर कुछ अजीब सा अच्छा होगा, उसको देखेंगे, उसे कहते हैं रेजोनेंस। तो हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस इसके ऊपर, रेजोनेंस वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है एलसीआर के अंदर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेजोनेंस में ही आते हैं क्योंकि बहुत इजी है सॉल्व करने। सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। हमारा जो सर्किट है एलसीआर, वो रेजोनेंस का मतलब क्या है समझो, देखते हैं। हमने Z का फॉर्मूला क्या निकाला था? हमने Z का फॉर्मूला यानी इंपेडेंस का फॉर्मूला निकाला था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये निकाला था ना। इस सिचुएशन में अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर रिएक्टेंस इंडक्टर का कैपेसिटर के रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो टोटल रिएक्टेंस कैंसिल हो जाएगा और हमारा Z केवल और केवल R के इक्वल होगा। यानी है तो हमारा एलसीआर सर्किट, उसमें इंडक्टर भी है, उसमें कैपेसिटर भी है, उसमें रेजिस्टर भी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारा इंपेडेंस केवल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, बाकी चीज होते हुए भी गायब हो जाएंगी। ऐसा कब होगा? ऐसा होने के लिए एक्सएल एक्सी के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओमेगा एल, एक्सी को 1 बाई ओमेगा सी, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, और ये एज इट इज आ गया 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो न्यू होगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी, है ना। तो जब ये फ्रीक्वेंसी आएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट हमने लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी को घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में है ना। हमारे सर्किट में देखो क्या है, एल है, सी है, आर है, और हमने ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें फीड कर रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में है। हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये देखो कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ रिएक्टेंस घटता है, लेकिन इंडक्टर में रिएक्टेंस बढ़ता है। मतलब क्या कि हमारा इंडक्टर भी लगा हुआ है, हमारा कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आता। तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, और इंडक्टर का रिएक्टेंस बढ़ेगा। यानी एक का डिक्रीज कर रहा है, एक का इंक्रीज कर रहा है। कैपेसिटर का रिएक्टेंस डिक्रीज कर रहा है, इंडक्टर का रिएक्टेंस बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि दोनों का इक्वल हो जाएगा। दोनों का इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो जेड आर के इक्वल आ जाएगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
कहते हैं। समझ गए? तो हमारा सर्किट रेजोनेंस में कब होगा? हमारा सर्किट रेजोनेंस में तब होगा जब रिएक्टेंस कैपेसिटेंस का और इंडक्टर का इक्वल होगा। बात में आ गई? उस समय हमारे सर्किट का टोटल रिएक्टेंस, टोटल इंपेडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये, इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हुई बात? ऐसी सिचुएशन में कई सारे चमत्कार होते हैं। क्या क्या चमत्कार होते हैं देखते हैं। पहले फेज रिलेशन की बात करते हैं। एक चमत्कार तो ये देखा हम लोगों ने रेजोनेंस पे। एक चमत्कार तो ये क्या देखा कि एट रेजोनेंस या रेजोनेंस ऑकर्स एट, कब होता है? न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, इस फ्रीक्वेंसी पे होगा। और ओमेगा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट LC, ऐसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है एट रेजोनेंस ZR के इक्वल होगा। ठीक है, एक कमाल की बात हमने देखी कि तीनों चीज होते हुए भी इंपेडेंस R के इक्वल ही होगा। और अगली बात क्या है? फेज रिलेशन देखो, tan phi का फॉर्मूला हमने निकाला था XL माइनस XC बाई R, निकाला था ना। लेकिन XC XL के इक्वल हो गया, तो tan phi क्या हो गया? तो tan phi इज इक्वल टू 0 हो गया। तो phi क्या हो गया? phi हो गया 0। मतलब क्या कि तीनों हैं, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, लेकिन फेज डिफरेंस 0 हो गया। हमारा करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गए। तो एक और चमत्कारी बात क्या है कि LCR अगर रेजोनेंस में होगा, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज हमने दी हुई है, उस समय करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। अगली बात क्या है? करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। नेक्स्ट इज करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ठीक है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। अगली बात देखते हैं क्या होता है रेजोनेंस की कंडीशन पर। अगली बात यह है कि सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, हमारे LCR सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। सर्किट में करंट होगा I इज इक्वल टू EMF बाई टोटल इम्पिडेंस, है ना? यही होता है ना फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू EMF बाई टोटल इम्पिडेंस। क्योंकि हमारे सर्किट में तीनों चीजें LCR, तो हम बात करते हैं रिएक्टेंस इम्पिडेंस की। और हमारा एट रेजोनेंस इम्पिडेंस होता है R के इक्वल। तो हमारा करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू E बाई R के इक्वल होगा। ठीक है, वही बात, हमारा इंडक्टर भी है, हमारा कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, लेकिन करंट में केवल रेजिस्टेंस ही इंक्लूड किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा करंट? करंट इन द सर्किट विल बी करंट इन द सर्किट विल बी I इज इक्वल टू E अपॉन R। ठीक है, अब इस करंट की थोड़ी सी और बात करते हैं। क्या ये करंट मैक्सिमम होगा? देखते हैं। हमने देखा जनरल फॉर्मूला करंट का E बाई Z होता है LCR सर्किट में, और Z क्या होगा? Z होगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, यही होगा ना। और देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पर ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है ना? बात समझ आ गई? लेकिन इसका मतलब कि कभी बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा तो टोटल इंपेडेंस बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा तो इंपेडेंस बड़ा होगा, और करंट कम होगा। फिर से बताऊं, देखो
अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये इनफाइनाइट हो गया, यानी बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। उस समय करंट हमारा बिल्कुल मामूली सा होगा। यानी अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो हमारा इम्पिडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये रिएक्टेंस XC इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमारा टोटल इम्पिडेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा और करंट होगा 0। एक बात। दूसरी बात क्या है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी हो, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तब भी हमारा इम्पिडेंस इनफाइनाइट होगा और करंट हो गया बहुत कम। यानी बात क्या है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो भी हमारा करंट डिक्रीज करता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है तो भी हमारा करंट डिक्रीज करता है ना। तो सबसे ज़्यादा कब होगा? सबसे ज़्यादा कब होगा? जब ये दोनों के दोनों ना रहें, और वो कब होता है? रेजोनेंस पर। तो रेजोनेंस पे हमारा करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा, ये और इंपॉर्टेंट बात है। सो करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, करंट in the LCR circuit will be maximum at resonance। रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम होगा। बस में ही बहुत इजी बात, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये जितनी भी बातें हमने कही कि भी LCR सिचुएशन, LCR सर्किट के अंदर रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कब होती है, उसके उस समय क्या क्या होता है। तो क्वेश्चंस में यही पूछ लेते हैं कि बताओ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की कब होगी, या ऐसे कह लेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी बताओ जब करंट मैक्सिमम होगा, या ऐसे पूछ लेंगे कि वो करंट बताओ जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। यानी इसी चीज़ को, रेजोनेंस वाली चीज़ को रेजोनेंस ना कह करके बहुत सारे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो LCR सर्किट के अंदर रेजोनेंस वाली कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है। अब LCR सर्किट जो हमें पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जब सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। मान लो बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी जाएं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के करंट तुमने डाल दी है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसके अंदर, करंट के अंदर एक साथ बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज डाल दी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और हमारे सर्किट में करंट केवल एक फ्रीक्वेंसी के लिए ही मैक्सिमम होगा, और वो होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसकी एप्लीकेशन बताऊं, बहुत सुंदर सी एप्लीकेशन है, रेडियो की, टीवी की। भाई हमारे हवा में सभी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, है ना, सब टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। यानी अगर FM का एग्जांपल लें, FM की सभी, जैसे रेड FM, रेडियो सिटी, है ना, 104 वगैरह वगैरह, सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ आती हैं, लेकिन एक समय पे तो हमें एक ही सुनाई देती है ना। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे रही है ना, जो फ्रीक्वेंसी में सुनाई दे रही है, जैसे 104 वाली रेडियो फीवर हमें सुनाई दे रहा है मान लो, तो रेडियो फीवर वाली फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस हो रहा है। ऐसे ही हमने चैनल चेंज कर लिया, मान लो हमने रेडियो सिटी वाला चैनल बदल दिया, तो रेडियो सिटी के लिए अब हमारा सर्किट रेजोनेंस में आ गया, है ना। तो इसको कहते हैं ट्यूनर सर्किट, ट्यूनर सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट में क्या होता है, ट्यूनिंग करते हैं। क्या होता है उसके अंदर, एक होता है एंटेना, ये है हमारा एंटेना, ये इंडक्टर, यहाँ पर एक और इंडक्टर है, यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा स्पीकर, ये है हमारा स्पीकर, देखो यहाँ पर स्पीकर है, ठीक है। यहाँ पर हवा में ऑल फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट, सभी फ्रीक्वेंसीज हवा में हैं, और हमारा इंडक्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर, LCR सर्किट टाइप का है ये, ठीक है। तो इस सर्किट के अंदर वही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहां पर सुनाई देगा जो रेजोनेंस में होगा। L और C की वैल्यू के लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी यहां पर सुनाई देगी, तो हम दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे, L की एक वैल्यू, C की एक वैल्यू,
तो हमें उस वैल्यू की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाली सुनाई देगी। अगर हम C को चेंज कर दें, अगर हम C को कैपेसिटर को चेंज कर दें, कैपेसिटेंस को चेंज कर दें, तो हमें दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। फिर से चेंज करते तो तीसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो जब हम चैनल चेंज करते हैं ना रेडियो के अलग अलग, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करने से हमें अलग अलग स्टेशन सुनाई देते हैं। बात में आ गई? बहुत सिंपल सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग ट्यूनर सर्किट कहते हैं। ये एक सेलेक्टर सर्किट होता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में से एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। सी यू, बाय।